बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एक छोटा सा टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, इसको स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, और इसके साथ एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन अटैच्ड है अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज alternation of generations. All right. अब स्टूडेंट्स जरा रिवाइज कर लें। How many groups of bryophytes we have studied until now? Okay. अभी तक हम 3 ग्रुप्स आपके सिलेबस में जो शामिल हैं वो पढ़ के आ चुके में हैं। The first group they were liverworts, heparicopsids. Second group bryopsida, macae या mosses जिनको हमने कहा, और थर्ड ग्रुप they were hornworts and Thrauceropsida. Okay. अब इन तीनों ग्रुप्स के अंदर एक कॉमन फीचर था एंड देयर वाज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब चूंकि ये सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में अलहदा से भी पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो इस वजह से हम इसको आज सेपरेट करके डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और फिर इसके साथ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि अहमियत क्या है इस प्रोसेस की, तो इसको भी हम अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब स्टूडेंट सबसे पहला सवाल हमारे ज़हन में ये आना चाहिए कि इस टॉपिक को याद किस तरह से रखा जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताऊंगा कि आप आसानी से इसको याद कर सकें। ऑलराइट, और ये क्या है कि पहले हम सारे के सारी स्टेजेस एक लाइफ साइकिल में जो शामिल हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, उन सबको एनलिस्ट करते हैं और फिर इसके बाद इनकी डिस्कशन करेंगे, और साथ ही फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये लाइफ साइकिल ड्रॉ किस तरह से करना है। ओके, तो यहां पे आगाज कर रहे हैं एक नई टर्म के साथ, दैट इज नोन एज डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जी स्टूडेंट्स, अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इन टर्म्स के ऊपर गौर करें तो आपको इनका मायने समझ में आना शुरू हो जाएगा। वो किस तरह से कि जो इस टर्म का पहला हिस्सा है डिप्लो, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिप्लॉयड, और जो इसका दूसरा हिस्सा है that has been derived from haploid. Alright? इसका मतलब ये है कि ये जो हम alternation of generations का साइकिल डिस्कस करेंगे, इसमें 2 generations की इन्वॉल्वमेंट है। एक जनरेशन डिप्लॉयड होगी with the 2n double set of chromosomes, और दूसरी जनरेशन जो है it will be haploid, that is represented by single n, जिसका मतलब ये होता है कि इसके पास 1 set of chromosomes मौजूद है। Alright? तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों अंदाज में आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब यह होगा द होल लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड बाय 2 phases in which one phase is haploid and the second phase will be diploid. Alright students, फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों फेजेस की बात करें तो मैं यहां पे आगाज करता हूं पहले गेमिटोफाइट के साथ। नाउ गेमिटोफाइट जनरेशन, ये तो आप सबको याद होना चाहिए, दिस इज द प्रीडोमिनेंट कंस्पिक्यूअस जनरेशन। ऑलराइट, ये वो जनरेशन है जो आपको नजर आ रही है, यानी कि अगर ब्रायोफाइट्स का कोई पौधा आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि असल में आपको उसका गेमिटोफिटिक फेज जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा, क्योंकि जो थैलस है, जो वेजिटेटिव बॉडी है, वो ग्रीन कलर की है, और ग्रीन कलर होने का मतलब यह है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेज है, और इंडिपेंडेंट स्टेज इज द गेमिटोफाइट स्टेज। ऑलराइट, तो इसके साथ हम ये मेंशन कर लेते हैं, दिस इज द हैप्लॉइड जनरेशन। ऑलराइट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज द डोमिनेंट फेज। ऑलराइट, डोमिनेंट का मतलब गालिब। ओके, और इसके लिए एक और टर्म यूज हो रही है, कंस्पिक्यूअस। ऑलराइट, कंस्पिक्यूअस का मतलब होगा कि नुमायां स्टेज, वो स्टेज जो आपको नुमायां तौर पे नजर आ रही है। ओके, फिर उसके बाद इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए एक कॉमन टर्म मैंने आपको बताई थी, दैट वाज गेमिटेंजिया। ओके, और यहां पे जो गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स अलग-अलग से मेल और फीमेल गेमिटोफाइट्स में प्रोड्यूस होंगे, दे आर व्हाट? एंथेरिडिया। ऑलराइट, एंथेरिडिया आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, और याद रखने वाली बात यह है कि गेमिटोफाइट जनरेशन खुद क्या है? हैप्लॉइड। तो एंथेरिडिया दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस,
और माइटोसिस की खसूसियत ये है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब ये एक जनरेशन गेमिटोफाइट है, तो इसमें जो गेमिटोफाइट रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स पैदा हो रहे हैं दे आर आल्सो हैप्लॉइड। तो इसका मतलब ये है एंथेरिडिया दे आर आल्सो हैप्लॉइड, ओके। और एंथेरिडिया को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी के साथ अगर मेल एंथेरिडिया है तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स? दे आर आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया भी ये भी इसकी हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि ये भी चांस है कि हो सकता है एक ही थैलस के ऊपर दोनों मौजूद हों, और ये भी चांस है जैसे कि हमने फ्यूनेरिया में पढ़ा ब्रायोप्सिरा के अंदर कि एक ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया मौजूद हों, और उसके साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि एंटायरली डिफरेंट प्लांट्स के अंदर दो मुख्तलिफ मेल गेमिटोफाइट प्लांट ही बिल्कुल अलहदा हो और फीमेल गेमिटोफाइट प्लांट ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, ओके। तो आर्चिगोनिया दे आर आल्सो हैप्लॉइड, ओके। और इनको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट हैं तो इनके अंदर पैदा होने वाले रिप्रोडक्टिव सेल्स दे शुड आल्सो बी डिफरेंट। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहां पे ह्यूमंस के साथ इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम, इवन के जो हायर प्लांट्स हैं उनके साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि ह्यूमंस वाले केस में द बॉडी इज डिप्लॉयड एंड स्पर्म्स एंड एग्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, ओके। वहां पे रिडक्शन डिवीजन हो रही है और उसके बाद फिर फर्दर गेमीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन यहां पे याद रखने वाली चीज ये है गेमिटोफाइट इटसेल्फ इज हैप्लॉइड। अगर गेमिटोफाइट खुद ही हैप्लॉइड है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो गेमीट्स अगर हैप्लॉइड बनाने हैं तो माइटोसिस की जाएगी, यानी कि वो वाली सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर इट शुड रिमेन सेम एज इट वाज प्रेजेंट इन द वेजिटेटिव बॉडी। ऑलराइट, तो ये चीज हम यहां पे लिख लें। द एंथेरिडिया दे प्रोड्यूस spermatozoids or antherozoids. All right, spermatozoids और antherozoids एक ही स्ट्रक्चर के दो नाम हैं and they are generally known as sperms. Okay, और sperms के साथ में ये जुमला लिख रहा हूं, they are produced by mitosis and are N for haploid. All right students, तो एंथेरोजॉइड्स या स्पर्म्स माइटोसिस के जरिए पैदा हो रहे हैं एंड दे आर हैप्लॉइड, ओके। फिर इसी तरह अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में पैदा होने वाले गेमीट्स की बात करें तो दे आर एग्स। ऑलराइट, अब यहां पे एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर क्लस्टर्स में आर्चिगोनिया भी मौजूद हो सकते हैं, ओके। और ये बात आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मैं बताता चलूं कि एंथेरिडिया हो या आर्चिगोनिया हो, जब कभी भी क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होंगे तो इनके दरमियान में स्टीराइल हेयर्स मौजूद होते हैं एंड दीज स्टीराइल हेयर्स आर नोन एज पेराफाइसिस। ऑलराइट, तो ये आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट है। फिर एग जो है इट इज आल्सो हैप्लॉइड, ऑलराइट, एंड it is also produced by mitosis. All right students, अब अगर एंथेरिडिया में एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर्चिगोनिया में एग पैदा हो रहा है, तो इनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? दैट शुड बी द फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स। और जैसे ही गेमीट्स फ्यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा दैट इज यूजुअली नोन एज जाइगोट। लेकिन यहां पे हम इसका एक और नाम रख रहे हैं और इसको मैं अलहदा से नई जो जनरेशन स्टार्ट होगी उसका आगाज कहूंगा कि यहां से डिप्लॉयड जनरेशन का आगाज होने लगा है। और वो डिप्लॉयड जनरेशन कौन सी है? दैट इज द स्पोरोफाइट जनरेशन। इसके लिए स्टूडेंट्स एक और टर्म भी हम मेंशन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ओस्पोर। ऑलराइट, दैट इज बेसिकली द जाइगोट।
formed by fusion of gametes, and these gametes were haploid, itself oospore is diploid. Alright, that is 2n. यहां पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, and that is what oospore or the zygote is the beginning of the diploid generation, that is a sporophyte generation. Alright, फिर इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसकी फर्दर ग्रोथ और जर्मिनेशन का प्रोसेस चलता जाएगा और हमारे पास अगली जनरेशन आ जाएगी, that is the sporophyte generation. Alright, अब ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन हमारे पास आ रही है, इस स्पोरोफाइट जनरेशन के अपने भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं कि जो इंपॉर्टेंट हैं और डिस्टिंक्ट हैं गेमेटोफाइट जनरेशन की निस्बत. इसमें सबसे पहली चीज तो हम ये शामिल कर सकते हैं कि हमने पहला ग्रुप जो था लिवरवर्ट्स और दूसरा ग्रुप जो था ब्रायोफाइट्स, ब्रायोप्सिड्स, इनमें ये पढ़ा कि इनके अंदर द स्पोरोफाइट दैट इज, हम कह सकते हैं सेमी पैरासिटिक, वो अपने गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट थे और अपनी खुराक वगैरह वहीं से हासिल कर रहे थे. लेकिन जो लास्ट ग्रुप स्टूडेंट्स हमने पढ़ा दैट वाज एंथोसेरोप्सिडा. एंथोसेरोप्सिडा के अंदर हमें ये पता चला कि द स्पोरोफाइट इट हैज डेवलप्ड इट्स ओन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, और ये थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई जिसकी वजह से जो स्पोरोफाइट की डिपेंडेंस थी गेमेटोफाइट के ऊपर वो पहले की निस्बत थोड़ी सी कम हो गई. ऑलराइट, तो ये चीज हम अगर यहां पे लिखें तो वी कैन से मोस्टली डिपेंडेंट on gametophyte. Alright, और इसके अंदर जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. ऑलराइट, अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन फुट, ओके, दैट इज द जंक्शन बिटवीन द गेमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट जनरेशन. वो वाला हिस्सा जो अभी तक फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर यानी कि आर्चिगोनियम के साथ अटैच्ड है, एंड दैट इज रिटेन्ड विद इन द फीमेल गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर फर्दर सीटा जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा, और फिर एट द टॉप इट इज द कैप्सूल, और ये कैप्सूल जो है दैट इज बेसिकली द स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. ऑलराइट, तो ये इस तरह से सीक्वेंस के साथ तीनों वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स ग्रो करेंगे फॉर द स्पोरोफाइट जनरेशन. लेकिन याद रहे द स्पोरोफाइट जनरेशन इज जेनेटिकली डिप्लॉयड. ओके, दिस इज अ डिप्लॉयड जनरेशन. फिर यहां पे स्टूडेंट्स एक नई टर्म मैं आपको बताता हूं, दैट इज नोन एज स्पोर मदर सेल, ओके, और स्पोरोसाइट्स. अब ये क्या है? ये आखिरी सेल्स हैं इस पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन के पास हैं, दैट आर स्टिल डिप्लॉयड. ओके, तो याद रखिएगा स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज तो हो रहा था जाइगोट से या ओवोस्पोर से, लेकिन उसका इख्तिताम कहां पे होगा? जो आखिरी डिप्लॉयड सेल हमें नजर आ रहा है इस लाइफ साइकिल के अंदर, दैट इज द स्पोर मदर सेल. और अगर हम इसको स्पोर मदर सेल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है इट हैज टू प्रोड्यूस स्पोर्स. ओके, तो ये जो स्पोर्स पैदा करेगा दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, और दैट इज रिडक्शन डिवीजन. एक सेल से 4 नए सेल्स बनेंगे और ये चारों सेल्स जेनेटिकली दे विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इट वाज प्रेजेंट इन द स्पोर मदर सेल. ओके, तो इसका मतलब यह है कि अब क्रोमोसोम्स की तादाद पहले की निस्बत आधी रह जाएगी. स्पोर मदर सेल खुद तो डिप्लॉयड है, लेकिन जो स्पोर्स इससे पैदा होंगे दे विल बी हैप्लॉयड. तो इसी स्टेटमेंट को अगर हम एक और एस्पेक्ट से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स दैट आर हैप्लॉयड इज द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट गेमेटोफाइट जनरेशन. ओके, तो गेमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉयड जनरेशन है, और वो पहले सेल्स जो हैप्लॉयड हैं इस लाइफ साइकिल के अंदर, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द कैप्सूल एंड दे आर स्पोर्स, और इन स्पोर से फर्दर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स पैदा किए जाएंगे. ओके, सो यहां से फिर स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, दे आर हैप्लॉयड. ओके, एंड
they will further produce the gametophyte generation. Alright students, अब स्पोर्स जैसे ही किसी सुटेबल जगह के ऊपर सुटेबल सबस्ट्रेट पे गिरेंगे वहां से फिर जर्मिनेट करना शुरू होंगे और इनकी जर्मिनेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट भी बन सकती है। वो क्या है कि व्हेन द स्पोर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स दे लैंड ऑन अ सुटेबल हैबिटेट दे ग्रो इन एन एल्गा लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ओके, और उस एल्गा लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दैट इज प्रोटोनेमा। The spores germinate into an alga-like structure. Okay, and this structure is known as protonema. फिर इस प्रोटोनेमा के फिलामेंट्स के ऊपर बर्ड्स बनेंगे और उन बर्ड से फिर नए गेमेटोफाइट्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन जिस सीक्वेंस में आपने इस सवाल को लिखना है और याद करना है। ओके, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको साथ इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा और वो स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है ये मैं आपको अगले बोर्ड पे बताता हूं। दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स and alternation of generations. All right. अब स्टूडेंट्स, आपके याद रखने के लिहाज से मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी आसानी के लिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द हैप्लॉइड डोमिनेंट जनरेशन, एंड दिस हैप्लॉइड डोमिनेंट जनरेशन इज व्हाट? दिस इज गेमेटोफाइट। ऑलराइट, अब ये गेमेटोफाइट जनरेशन बजाते खुद क्या है? हैप्लॉइड। ओके, लेकिन इस हैप्लॉइड जनरेशन से फर्दर प्रोड्यूस किए जाते हैं दो अलहदा गेमेटोफाइट्स। ओके, और ये दोनों गेमेटोफाइट्स कौन कौन से हैं? वन इज मेल गेमेटोफाइट एंड द अदर वन इज फीमेल गेमेटोफाइट। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, इफ दिस इज द मेल गेमेटोफाइट, ओके, and this is the female gametophyte, so their reproductive structures, they will be antheridia and archegonia respectively. Okay, ये symbols हैं जिसकी मदद से हम males और females को distinguish करते हैं। Okay, अब students, males they will produce antheridia, okay, and the female gametophyte they will produce archegonia or archegonia. All right, अब एंथेरिडिया के अंदर माइटोसिस के अमल के जरिए क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? स्पर्मेटोजोइड्स। ओके, और इसी तरह आर्चिगोनिया से क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? एग। इसको मैं यहां पे एंथीरोजोइड्स, ऑलराइट, या फिर स्पर्म्स की फॉर्म में मेंशन कर रहा हूं। इसी तरह अगर आर्चिगोनिया है तो यहां पे क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? That is a single egg. अब याद रहे the gametes they are produced by mitosis. तो गेमेटोफाइट खुद हैप्लॉइड है, इस वजह से gametes जो हैं they are also haploid, और हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे with a single small n. Alright? अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? The fusion of the gametes. अब जैसे ही fusion of the gametes की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि both of them they will fuse together. Alright? याद रखिएगा कि एंथीरोजोइड्स और एग फ्यूज कर जाएंगे। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि द एंथीरोजोइड्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया बिकॉज द आर्चिगोनिया दे प्रोड्यूस एन अट्रैक्टेंट। वो खुद से अट्रैक्ट करते हैं उन बायफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स को कि जो रेन स्प्लैशेस की वजह से या पानी में मौजूद होने की वजह से एंथेरिडिया के अंदर पानी का प्रेशर बनता है और फिर ये एकदम बर्स्ट अप होते हैं और उनमें से एंथीरोजोइड्स या स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे ये स्पर्म्स बाहर निकलेंगे तो इनके पास फ्लैजिला मौजूद होते हैं
तो ये ट्रेवल करते हुए आ जाते हैं टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया और फिर उसके बाद फ्यूज कर जाते हैं विद द एग। ऑलराइट, अब जैसे ही इसके साथ फ्यूज करेंगे तो हम कहेंगे भाई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। हैप्लॉइड स्पर्म will fuse with the haploid egg and the result will be a diploid zygote. Okay? और इसको हम क्या कह रहे हैं? oospore. And the process is fertilization. All right? And this is the diploid beginning of the next generation. उसके बाद the oospore, it germinates and grows into a bigger plant-like structure that is the sporophyte. Okay? अब ये जो sporophyte generation यहां पे बनी है स्टूडेंट्स, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और फिर इसके अंदर जो मेन हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिहाज से लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज द कैप्सूल। ऑलराइट, और स्पोरोफाइट जनरेशन खुद डिप्लॉयड है। ओके, तो कैप्सूल के जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं सब के सब, जो सेल्स इसके हमें नजर आ रहे हैं, जो लेयर्स वगैरह बना रहे हैं, वो सब के सब तो डिप्लॉयड होंगे, लेकिन जो स्पोर मदर सेल्स हैं दे आर डिप्लॉयड एंड दे हैव टू अंडरगो मियोसिस राइट नाउ। अब जैसे ही मियोसिस होगी तो एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनेंगे और उन स्पोर्स को फर्दर डिस्पर्स कर दिया जाएगा। अब फिर अगर हम इसको फर्दर याद रखना चाहें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द कैप्सूल द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, और इन स्पोर्स की जो जर्मिनेशन होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनेमा। ओके, वो उसी तरह फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और फिर उन फिलामेंट से फर्दर अगली गेमेटोफाइट जनरेशन जो है उसका आगाज हो जाएगा एंड द लाइफ साइकिल इट विल गो ऑन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आपकी याद दहानी के लिए मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि कौन से स्टेप के ऊपर किस तरह की सेल डिवीजन हो रही है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ द एंथेरिडिया दे विल फॉर्म एंथेरोजॉइड्स एंड द एग बाय माइटोसिस। इसकी वजह अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए, because Antheridia and Archegonia they themselves are haploid, that's why they have to produce the enterozoids and egg by the process of mitosis. Okay, और फिर उसके बाद जब oospore से स्पोरोफाइट बन रहा है तो यहां पे माइटोसिस चल रही है। ओके, स्पोरोफाइट के अंदर जितनी भी ग्रोथ चल रही है वो सारी की सारी माइटोसिस के अमल के जरिए होगी, और फिर उसके बाद जब कैप्सूल से फर्दर स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी तो यहां पे रिडक्शन डिवीजन हो जानी चाहिए, दैट इज मियोसिस, और इट इज समटाइम्स आल्सो नोन एज मायोसिस। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारा सारे का सारा लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का, जिसको कंप्लीट किया जाता है बाय 2 generations. One is haploid generation and the other one is diploid generation. That's why this is known as haplodiplontic life cycle or diplohaplontic life cycle. Alright, फिर उसके बाद जो इसके साथ हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करना है, that is about the significance of alternation of generations. अब याद रखें कि इसी लाइफ साइकिल को अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल की फॉर्मेशन के बाद जो सेल डिवीजन हो रही है that is for the spore formation and cell division is meiosis. मियोसिस के अंदर एक काम ये होता है कि जो जीन्स हैं उनको रीशफल कर दिया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है बिटवीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अब अगर तो इनका तबादला किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अच्छे जीन्स जो हैं उनको हमेशा अडॉप्ट किया जाता है, उनको अपने पास रिटेन करके रखा जाता है। स्पोर्स जैसे ही जमीन के ऊपर गिरेंगे इनसे फर्दर क्या बनेंगे? गेमेटोफाइट्स। जिन गेमेटोफाइट्स के पास सक्सेसफुल जीन्स मौजूद होंगे वो तो सरवाइव करेंगे और रेजिस्ट करेंगे अगेंस्ट द एनवायरमेंटल डिजास्टरस कंडीशंस। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी गेमेटोफाइट के पास कुछ वीक जीन्स मौजूद हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गेमेटोफाइट खत्म होता चला जाएगा। तो बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह जैसे एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स और इवन के हायर प्लांट्स दे आर ऑल्सो अडेप्टिंग डे बाय डे। हर दिन गुजरने के साथ इनके अंदर भी जेनेटिकली भी एवोल्यूशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा होता है कि जितने रेजिस्टेंट जीन्स होंगे उतना वो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल होता चला जाएगा। अब इसी लिहाज से ये काम तो स्पोरोफाइट कर रहा है, तो आपके ज़हन में ये बात भी आनी चाहिए कि क्या गेमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन के टाइम या गेमेटोजेनेसिस के टाइम गेमीट बनाने के वक्त उसके अंदर भी कोई रीशफलिंग ऑफ जीन्स का प्रोसेस हो रहा है? तो दैट इज नो। ऑलराइट, यहां पे ऐसा कोई अमल नहीं होता
क्योंकि द गमीट्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, और माइटोसिस में जो नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल डिवीजन चल रही है वहां पे किसी किस्म की रीशफलिंग और कोई भी रिकम्बिनेशन का अमल नहीं होता। तो इस वजह से गमीटोफाइट जनरेशन खुद जो बन रही है स्पोरोफाइट से, उसके अंदर हर आने वाली जनरेशन में नए जीन्स होंगे, लेकिन जो गमीटोफाइट फर्दर स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन पैदा कर रही है उसमें कभी भी कोई जेनेटिक चेंज हमें नजर नहीं आएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। इसको याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाए तो आप सिग्निफिकेंस इसके साथ मिला के लिख दें, लेकिन अगर अलहदा से पूछ लिया जाता है खाली सिग्निफिकेंस तो आप 3 या कम से कम 4 पॉइंट्स जो हैं इसके साथ मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह ताला इट विल बी अ फुल शॉर्ट क्वेश्चन। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।